आज हम लोग रॉड कटिंग एल्गोरिदम के लिए कोड लिखेंगे, सूडो कोड। और आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा लैब में, ठीक है। एल्गोरिदम के लैब में इम्प्लीमेंट कीजिएगा ये सारा चीज़। जो भी क्लास में होता है उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाएगा। तो लास्ट क्लास में लिखे थे Rn इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 से I n Pi प्लस Rn माइनस I, ठीक है। तो मेन हमारा जो रिकरेंस रिलेशन बोलिए या जो भी है, रिकरेंस रिलेशन आप लोग डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस तरह के इक्वेशन को रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। डाल रहे हैं, सो उसमें क्या कर रहे हैं, आई लेंथ का जो रॉड है उसका कॉस्ट प्लस रेवेन्यू ऑफ एन माइनस आई लेंथ का जो रेवेन्यू है, ठीक है, फॉर ईच आई इटरेट करके जो उसमें मैक्स है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अब ये सिंपल कोडिंग असाइनमेंट है, इसको आपको कोड में लिखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो आई थिंक आप लोग कर सकते हैं ये, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, बड़ा चीज़ नहीं है ये। अगर थोड़ा सा ट्रिकी रहता तो हम आप लोग को सोचने का टाइम देते कैसे लिखेंगे। ठीक है। सो जो आपका एल्गोरिदम है, प्रोसीजर बोलिए, सो उसका नाम कट रॉड दिया है, ठीक है। आपको ये पी आई जो है, पी जो है वो एरे एरे था, हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था ना पी। ये वाला प्राइस ऑफ लेंथ आई, पी आई इज प्राइस ऑफ लेंथ आई। सो इस एरे का जो नाम, ये जो एरे है, ये एरे है, एरे में ये सब स्टोर कर रहे हैं। सो उसको, उस एरे को हम लोग पी बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग सी में एरे का डिक्लेरेशन पढ़े होंगे। और एन जो है हमारा रॉड का लेंथ है, ठीक है। सो हमको इसके लिए कोड लिखना है, इसके लिए कोड लिखना है मतलब एन लेंथ के लिए हमको मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा वो निकालना है, सच दैट पी इज गिवन, पी मीन्स P1, P2, P3 up to Pn is given. So if n is equal to 0, then return 0, ठीक है। अगर रॉड का लेंथ 0 है तो रेवेन्यू 0 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, q इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे इफ जो लिखे हैं, सो हम उसका जो जैसे सी में ऐसे ब्रैकेट होता है ना, करली ब्रेसेस होता है, ऐसे हम नहीं लिख रहे हैं, ये हम इंडेंट कर दे रहे हैं। सो आप लोग को रीड करने बोले थे वो पहले चैप्टर में, कि मतलब सूडो कोड लिखने का जो तरीका है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये इंडेंटेशन कर दिया, मतलब ये इफ़ का जो बॉडी है ये उसके अंदर है, बट वापस क्यू यहाँ से शुरू किए, तो ये इफ़ के बाहर आ गया, ठीक है। सो क्यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डिफाइन किया। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आई डोंट नो सब लोग लिख पाएंगे कि नहीं, बट थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एक बार वो बता देंगे तो फिर लिखने में थोड़ा आसानी होगा। ये क्या है, आर एन इक्वल टू मैक्स ऑफ समथिंग, ठीक है, और 1 से लेके आई एन तक है, ठीक है। सो आर एन निकालने के लिए हमको ये मतलब आई को 1 से n तक इटरेट कराना है। सो फॉर दैट हमको एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है।
ये फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, जो अंदर का क्वांटिटी है पी आई और एन माइनस आई, ठीक है। सो आर एन माइनस आई, हाँ यहाँ पे आर एन माइनस आई है। सो अब हम फॉर ईच आई उसमें जो मैक्स है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसको अगर एक्सपैंड करेंगे, शायद ऊपर एक्सपैंड किया हुआ होगा, हाँ यहाँ पे एक्सपैंड किया हुआ है। सो फॉर ईच आई हम लोग ये कर रहे हैं, ये वाला लाइन देखिए, फॉर ईच आई हम लोग देख रहे हैं उसमें मैक्स कौन है। सो फॉर आई इक्वल टू 1 to n हम लूप चला दिए, ठीक है। सो क्यू में हम वो वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। क्यू में वो मैक्स वैल्यू जो है वो रख रहे हैं, क्यू इक्वल टू मैक्स ऑफ क्यू का जो प्रीवियस वैल्यू है वो, और पी ऑफ आई, ठीक है, पी ऑफ आई, ये देखिए पी ऑफ आई है यहाँ, प्लस कट रॉड, अगर डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग बहुत सारे रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखे होंगे तो कंफर्टेबल होंगे, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे तो कंफर्ट आ जाएगा। कट रॉड मतलब इसी प्रोसेसर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि आई लेंथ, जैसे ये रॉड है तो यहाँ से यहाँ तक आई लेंथ का रॉड आई एज इट इज़ रख रहे हैं, लास्ट क्लास में भी समझाए थे, एज इट इज़ रख रहे हैं, और ये सब प्रॉब्लम को देन सॉल्व कर रहे हैं। सो वो सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पी कॉमा ये आई लेंथ अगर इधर से हटा दिया तो ये बचा n माइनस आई, सो n माइनस आई। सो फॉर ईच आई जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ईच आई जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्यू में क्या आएगा, जैसे मान लिया 10 लेंथ होगा, 10 लेंथ का रॉड है, 10 लेंथ का। सो जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख लीजिए इसको थोड़ा रन करके कि क्या आता है। सो पहले आई का वैल्यू 1 होगा, सो ये P1 मतलब 10 लेंथ का रॉड है, मतलब समझिए ये ऐसा रॉड है, एडमिट कर लीजिएगा अतुल। सो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, हाँ ठीक है। सो हम क्यू क्यू कैसे मैक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लूप में देखिएगा, पहले क्या होगा, आई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। सो आई का वैल्यू 1 हुआ, सो पी मतलब क्यू का शुरू में वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी। सो हम क्या कर रहे हैं, रॉड को यहाँ से कट कर रहे हैं, पी ऑफ 1। सो रॉड को यहाँ से कट कर रहे हैं और ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन आया और जो क्यू है, ये दोनों में जो मैक्स है वो आएगा, स्टोर होगा क्यू में। सो पहली बार ये माइनस इन्फिनिटी है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट कुछ रख लिए इसमें, ठीक है। तो डेफिनेटली पहली बार में इसका जो रेवेन्यू आएगा, मतलब एक बार यहाँ कट करके और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो स्टोर हो जाएगा क्यू में, ठीक है। सो लाइन 5 हो गया, एंड लाइन 6 हमको रेवेन्यू रिटर्न करना होगा, रिटर्न जो भी प्रॉफिट है क्यू। सो ये हमारा क्यू में मैक्स रेवेन्यू आएगा, ठीक है। सो इसको सभी लोग समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। समझ गए होंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, नहीं समझे होंगे तो क्यों नहीं समझे वो बोलिए। सर ये क्यू को माइनस इन्फिनिटी क्यों लिए हैं? उसको तो सर -1 भी लेंगे, क्योंकि लेंथ तो कभी माइनस में जाएगा नहीं सर। ठीक है, ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मतलब जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा ना उससे छोटा ही, उससे छोटा कोई भी वैल्यू रहे चलेगा, तो -1 ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। वो इशू नहीं है, -1 आप ले सकते हैं। सो क्यू क्या है, क्यू रेवेन्यू है ना। सो रेवेन्यू तो नेगेटिव होगा ही नहीं, अगर हम रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। सो यू आर राइट,
माइनस इन्फिनिटी जस्ट एक तरीका है लिखने का कि कुछ तो बहुत बड़ा नेगेटिव हम उसमें रख रहे हैं ताकि उससे छोटा कुछ ना मिले, ये लिखने का तरीका है। और प्रोग्राम जो आप बोल रहे हो -1, जब आप इसको एक्चुअली कोड करने जाओगे तो आपको वही माइनस इन्फिनिटी उधर होता नहीं सी में, ठीक है, तो आपको वैसे ही कुछ लेना पड़ेगा, -1 -2 या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सर ये फॉर लूप हर एक बार चल रहा है 1 से लेकर n तक, तो ये सर ये n स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, तो सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा लगता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे अभी आए नहीं है प्रद्युम्न। सो पॉइंट तो ये ओके है कि अभी हम आपको रिकर्सिव टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं, तो ये जस्ट एक रिकरेंस रिलेशन था। सो पॉइंट इज दैट ना कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट जो रिकरेंस रिलेशन को यूज करके हम जो एल्गोरिदम लिख रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तभी तो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा रहे हैं ना। वी विल यस स्टोर। सर। हाँ, सो पॉइंट वही है कि हम उस पॉइंट पे आएंगे जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ इसमें किसी को प्रॉब्लम अभी अभी कुछ? देखिए, एक्चुअली फर्स्ट क्लास समझिए डीपी का, जो हम लोग वो पढ़े थे फिबोनाची सीरीज, वो जस्ट एक मोटिवेशन था आपको उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर और डीपी में डिफरेंस बताने के लिए। उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ें बहुत बढ़िया से नहीं, मतलब डीपी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे नहीं देखे थे। सो यहाँ पे हम लोग पूरे एक अच्छा नोट्स बना के डीपी का ये करेंगे, चलेंगे। टॉप टॉप डाउन बॉटम अप जस्ट ओरली बोल दिए थे, दो दो तीन तीन लाइन यहाँ पे इस एल्गोरिदम के हिसाब से टॉप डाउन में क्या हो रहा है और बॉटम अप में क्या हो रहा है सब लिख लेंगे हम लोग, ताकि फ्यूचर में जब आप नोट्स पढ़ें तो दिमाग में रहे, उतरे नहीं दिमाग से। क्योंकि वो क्लास में समझा देंगे, वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, वो मतलब समझ जाएंगे, फिर आप बुक पढ़ने जाओगे फिर टफ लगेगा। नोट्स एक रहेगा तो आप अच्छे से समझ लोगे। किसी और को कोई डाउट है तो बताइए इसमें। ये नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं, आप 50 बार भी बोलोगे नहीं समझ में आया हम समझाएंगे, लेकिन फिर जब हम पूछेंगे तो उस समय ना मत बोलिएगा कि नहीं समझ में आया था, क्योंकि इस पे फिर आगे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। सभी लोग समझ रहे हैं ना? अनिवेश, यस आप सर। लेटरल एंट्री हो क्या? अनिवेश, ये ज्वाइन करके भाग गए हैं। नहीं सर, लेटरल एंट्री नहीं है। हाँ, लेटरल लेटरल, एंट्री से कोई हाँ, अनिवेश नहीं आया। अनिवेश कुमार तिवारी गेस्ट लिखा हुआ है। सो अगर ये लेटरल एंट्री नहीं है तो फिर, हाँ मुझे याद है, मैंने इनको देखा है शायद फर्स्ट ईयर में, इसलिए पूछा। तो जब लेटरल एंट्री नहीं है तो इनको आईडी से ज्वाइन करने बोलिए, गेस्ट में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अटेंडेंस में फिर प्रॉब्लम आएगा चेक करने में। चलिए ठीक है, तो एज्यूम कर रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है कोड, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसीजर कट रॉड as input, takes as input an array p1 to n of prices and integer n. It return maximum revenue. ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ n इक्वल टू 0, इसके लिए यहाँ पे लाइन 1 में लिखे हैं, इफ n इक्वल टू 0 नो रेवेन्यू इज पॉसिबल, नो रेवेन्यू इज पॉसिबल।
ठीक है, एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आप लोग के लिए। हम ना ऐसे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स देते जा रहे हैं, ठीक है। सो आपके एल्गोरिदम लैब में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो वो वो आप लोग कर लीजिएगा। हम एंड में सारा वेरीफाई करेंगे लैब के एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, ऊपर वाला कोड को आप लोग लिखिएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। सी प्लस प्लस में नहीं, सी में लिखिएगा, ठीक है। और उसमें ना n का वैल्यू 40 लिख के देखिएगा कि कैसे कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में। अब टाइम लग रहा है कितना एग्जीक्यूट होने में, उसके लिए घड़ी मत देखिएगा, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट ही कुछ यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ होगा टाइम सेट करने का और टाइम प्रिंट करने का, तो स्टार्ट में एक टाइम प्रिंट कर दीजिए, बाद में एक टाइम प्रिंट कर दीजिए, डिफरेंस आप देख सकते हैं। सो आपको जैसे अभी प्रद्युम्न ने बोला कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली बहुत बुरी होगी, सो उसी उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस ऑफ रनिंग टाइम। सो आइडिया ये है कि ऊपर जो डायरेक्ट रिकर्सिव कोड लिखा, डायरेक्ट रिकर्स सिर्फ रिकर्सन का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके, सो उसमें हम बताएंगे कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, ऑल्दो हमारे सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो पॉलिनोमियल या फिर लीनियर ही हैं, फिर भी उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो और डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, सो हम उसमें फिर बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोच से उसके कोड को लिखेंगे और आप लोग फिर उसको भी एग्जीक्यूट करके देखिएगा, ठीक है। सो टाइम ये टी ऑफ एन क्या होगा बताइए। चलिए ये टास्क है, अभी करिए 2 मिनट में, टी ऑफ एन क्या होगा। ये कोड सामने है, अगर हम बोल रहे हैं कि टी ऑफ एन इज टाइम टेकन फॉर इनपुट एन, ठीक है, टाइम टेकन फॉर इनपुट एन, टी ऑफ एन हम निकालना चाह रहे हैं, सो ऊपर वाला कोड के लिए तो हम एक आपको बता चुके हैं इंसर्शन शॉर्ट के लिए। सो यहाँ पे रफली देखिए, रफली आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सबको कांस्टेंट मान लीजिए, ज़्यादा मतलब ये सबका C1 C2 C3 ऐसे करके मत लिखिए, सम कांस्टेंट ले लीजिए जो कि 5-6 इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दिस कांस्टेंट प्लस व्हाट। सो कांस्टेंट प्लस व्हाट मतलब कहाँ पे आपको फोकस करना है। सो ये जब कॉल हो रहा है तो मेन आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, TN निकालने के लिए। अब बताइए कि TN क्या होगा। 2 मिनट दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए।
हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं कोई? इसके इस प्रोसेसर में दो पैरामीटर है, पी एंड एन। सो ये तो कांस्टेंट ही है, पी कोई चेंज नहीं कर रहा है, एन वेरी कर रहा है। यहाँ एन है, यहाँ एन ऐसा ही है। हाँ बोलिए। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर? यस, कौन? अभिषेक कुमार? अभी नहीं तो अभिषेक, अभिषेक मैं आपसे ऑर्डर अभी नहीं पूछ रहा हूँ। सो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि आप इक्वेशन बताना है सर। हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन अभी बताइए ना। सर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस सी, सी को कांस्टेंट है। हाँ क्या बोले? एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन प्लस सी। नहीं, ये भी नहीं चाहिए। आई एम आस्किंग कि इफ टी ऑफ एन के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, सो फॉर एन ये किस पे डिपेंडेंट है वो देखिए ना। ये सारी चीजें देखिए, जैसे एन पे एन टी ऑफ एन हम कॉल कर रहे हैं, सो वेरिएबल एक यहाँ है जो वेरी कर रहा है, बाकी पूरे कोड में वैसा और कोई वेरिएबल है नहीं। सो ये देखिए यहाँ पे एन माइनस आई कॉल हो रहा है, ठीक है। सो जब हम टी ऑफ एन लिख रहे हैं, सो सी प्लस एक फॉर लूप है आपका, वहां पे फॉर लूप जो है चल रहा है 1 to n, ठीक है, 1 to n चल रहा है, और वहां पे टी ऑफ एन माइनस आई है, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 to n चल रहा है, यस तो ऐसा है ना। तो हम ये आपसे चाह रहे थे कि आप इसको लिखिए ऐसा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n टी ऑफ एन माइनस आई, ठीक है। 1 to n जा रहा है ना, और n माइनस वन। सर Yes, इसमें yes, sir. इसमें एरे में पी भी तो कॉल हो रहा है। पी आई एक एरे है ना, ये जो है एक एरे है। हाँ सर, तो उसका टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो ये एक एरे है, ये लुकअप जस्ट हो रहा है, मतलब आप मेमोरी में ना एरे में जस्ट लुकअप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि ओके। देखिए, समझ रहे हैं, हाँ जस्ट लुकअप कर रहे हैं। यहाँ पे कट रॉड हमने कॉल किया तो ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से अगेन कट रॉड इस पैरामीटर के साथ कॉल करेंगे, तो यहाँ पे डालिए p और n माइनस आई डालिए, और अगेन ये पूरा फिर से उसके लिए कॉल होगा। सो इस तरह का है, समझे बात? तो यस सर। ये हुआ ऐसा। सो इट्स सिमिलर टू सी प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n माइनस 1 टी ऑफ आई, ठीक है, टी ऑफ आई, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम है। देखिए वहाँ पहले तो ये वेरीफाई कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ से आई का वैल्यू 1 है, सो ये n माइनस 1 मिनिमम हुआ, एंड आई का वैल्यू जब n है, आई का वैल्यू n है, सो ये 0 हुआ। 0। हाँ, सो आई इक्वल टू, कहाँ क्या था पहला वाला वैल्यू, क्या बोले थे हम? n माइनस 1, ठीक है। सो n माइनस 1 इज फाइन, ये 0 होगा, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से यस ये होगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा ये करेक्ट है यानी। नाउ इसका जो नाउ अभी जो आप लोग एन स्क्वायर ये वो बोल रहे थे, वो अभी बोलना है। सो इसको जब आप लोग इवेलुएट करेंगे, सो टी ऑफ एन आएगा आपका ऑर्डर ऑफ 2 to the पावर n। सो ये एक मतलब मेजर कंसर्न है, 2 to the पावर n जो भी एल्गोरिदम है ना, वो बहुत बेकार एल्गोरिदम होता है। आपका n log n इज गुड, n स्क्वायर इज गुड, n का पावर c इज गुड, लेकिन जैसे ही 2 to the पावर n आ रहा है, ये बहुत बेकार हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये,
आप लोग जब ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि ये जो 2 टू दी पावर n है वो सबको बीट कर जाएगा। e टू दी पावर x समझिए, e टू दी पावर e का पावर x का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे e की जगह 2 है। सो ये जितने भी अब फंक्शंस है ना उसमें सबको ये बीट कर जाएगा। सो ये बहुत बेकार है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। सो आपका ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन होगा कि इसको ये कैसे आएगा ये प्रूफ करने का, इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम असाइनमेंट देंगे तो इस चैप्टर का असाइनमेंट देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और जो भी हम असाइनमेंट दे रहे हैं ना वो असाइनमेंट सबमिशन से कोई लेना देना नहीं है कि आपको सबमिट करना है टाइम पे या क्या करना है। वो असाइनमेंट आपका ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए है, इसलिए 2 लोगों को मिल के करने बोला है। 2 लोग डिस्कस करेंगे ना तो बहुत फायदा होता है। सो प्लीज कीजिएगा डिस्कशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जरूर कीजिएगा। 2 अपने हिसाब से ग्रुप बना लीजिए जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती है वैसा, और उसके बाद कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे कि एक्चुअली टीएन जो है एक्सपोनेंशियल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितने थे? अगर हम सब प्रॉब्लम्स देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स तो एक्सपोनेंशियल है नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जा रही है। सो एक टी ऑफ 4 के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे टी ऑफ 4 के लिए, सो टी ऑफ 4 के लिए टी ऑफ 3 कॉल हो रहा है, देन टी ऑफ 2 कॉल हो रहा है, एंड देन टी ऑफ 1 कॉल हो रहा है, देन टी ऑफ 0 कॉल हो रहा है। ठीक है, सो टी ऑफ 3 का फिर आप बनाओगे तो T2 कॉल हो रहा है, एंड T1 कॉल हो रहा है, एंड T0 कॉल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिए। सो प्रॉब्लम क्या है कि हमने कोई मतलब हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट रिकर्सिव फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, और उसको उसी को कोड में लिख दिया। ठीक है, सो एक ही सब प्रॉब्लम्स बार बार कॉल हो रहे हैं। जैसे टी ऑफ 4 अगर हम कॉल कर रहे हैं तो T3 कॉल हो रहा है, T2 कॉल हो रहा है, T1 ये कॉल हो रहा है, फिर T3 T2 को सॉल्व करेगा, फिर अगेन T4 का जब सेकेंड वाला ये वाला कॉल होगा तो ये अगेन सॉल्व होगा। सो एक ही सब प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर डायनेमिक, इसलिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि हमारा सब प्रॉब्लम्स क्या, अगर टीएन को सॉल्व कर रहे हैं सो 0 से लेके n तक n+1 ही सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब हम रिकर्सिव फॉर्मूला लिख के उसको सॉल्व कर रहे हैं कोड में तो वो एक्सपोनेंशियल चला जा रहा है ड्यू टू दिस रीजन। प्रॉब्लम्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग मर्ज शॉर्ट के लिए भी लिखे थे रिकर्सिव फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पे मर्ज शॉर्ट में ओवरलैप नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर बोल रहे हैं हम लोग कि हाँ वो डिवाइड एंड कॉन्कर से हो रहा है। बट यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिस प्रॉब्लम इज कैंडिडेट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाने के लिए यह एक अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग अब इसका डीपी का सॉल्यूशन एनालाइज करेंगे यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो हम लोगों ने अभी तक 3-4 चीजें देखी हैं, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, मेमोराइजेशन भी देखा है हमने उसमें फर्स्ट वाला में क्या नाम था वो, फिबोनाची सीरीज वाला में 3 चीजें, एंड रिकर्सिव सॉल्यूशन। ये 4 चीजें हम लोग देखे हैं, और यही 4 चीज जो है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स हैं जो हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के बाद थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। और उसी क्लास में हम एक प्रॉब्लम लेके ये भी बताएंगे कि हर प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है जिसमें आपका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही है।
सो बुक में वो प्रॉब्लम मेंशन्ड है, वो प्रॉब्लम हम उस मतलब 2-3 क्लास के बाद आपको बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, या कुछ क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ओवरलैप वो मतलब वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो सब प्रॉब्लम के हिसाब से हम सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास उसके सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, सो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा ही नहीं। तो यहाँ पे कर क्या सकते थे आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता था, कहाँ गया कोड, हाँ यहाँ पे क्या इम्प्रोवाइजेशन करेंगे ताकि इसी में क्या इम्प्रोवाइजेशन हम करें ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम हो जाए, बताइए। इस कोड सर में ये जो क्यू आ रहा है उसको स्टोर करते जाएं। क्यू जो आ रहा है उसको करते जाए, हाँ ठीक है, बात सही है। जो हमारा पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन आ रहे हैं उसको हम स्टोर करते जाएं, तो जस्ट हमको लुकअप करना पड़ेगा, जैसे पी के लिए लुकअप कर रहे हैं एरे में, सो यहाँ भी लुकअप करेंगे, वापस से इस पूरा एल्गोरिदम को कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग फिर देखेंगे ये वाला एक सॉल्यूशन देखेंगे जो आप बोल रहे हैं, और दूसरा देखेंगे। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स में एक नेचुरल ऑर्डरिंग है, मतलब दिखता है एक नेचुरल ऑर्डरिंग कि हाँ P0 जो है एक छोटा प्रॉब्लम है, P1 एक बड़ा प्रॉब्लम है, P2 उससे बड़ा है, P3 उससे बड़ा है। सो हम लोग छोटे से बड़े प्रॉब्लम की तरफ सॉल्व करते चले जाएंगे, सो अल्टीमेटली फिर n के लिए सॉल्व हो जाएगा। सो इसमें भी आपको वो प्रॉब्लम्स को बस जो प्रॉब्लम्स है P0 सॉल्व किया, देन P1 सॉल्व किया, देन P2 सॉल्व किया, P2 सॉल्व करेंगे तो मे भी P0 P1 इन्वॉल्व हो, बट वी हैव सिंस ये सारे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बॉटम अप एंड एक टॉप डाउन, ठीक है। सो बाय स्टोरिंग the solution of subproblems we ensure that it cannot recomputed ठीक है। सो इसमें आपको एडिशनल मेमोरी यूज़ करना होगा, स्टोर कर रहे हैं, एडिशनल मेमोरी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए लिख रहे हैं, यूजेस एडिशनल मेमोरी टू सेव टाइम, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए एडिशनल मेमोरी डीपी यूज़ करता है, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर में वो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ जो वर्ड है, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। सो आई थिंक अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में लिखना तो आप लोग लिख सकते हो। सो एन एग्जांपल ऑफ टाइम मेमोरी ट्रेड ऑफ, यही था ना, टाइम मेमोरी ही होगा, टाइम मेमोरी ट्रेड ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना कि एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल टाइम में। सो दैट्स वाई
ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, डीपी बहुत इफ़ेक्टिव है। सो अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन विथ मेमोइजेशन। ठीक है, जो स्टोर कर रहे हैं ना हम लोग सॉल्यूशन को, एक बार इवेल्युएट किए हैं, उसको हम लोग मेमोइजेशन कहते हैं, मतलब याद रखना। ठीक है, ये एक मेथड है टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और दूसरा है बॉटम अप। सो इस पे एक छोटा सा नोट्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग दो का कोड एक साथ लिख लेंगे। इसमें क्या करते हैं, वी राइट द प्रोसीजर रिकर्सिवली but modify to save नहीं, स्टोर बेटर होगा। So we write the procedure recursively but modify it to store the solution of subproblems. Modify it to store the solution of subproblems. Solution of subproblems। ठीक है, जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया, हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं उसको स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए हमको एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। यहाँ पे तो सिंपल है, हमारा एरे से हो जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे और लेक्चर्स आगे देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मे बी 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर रहे हो, मे बी अगर और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है तो 3 डायमेंशन में स्टोर कर रहे हो या 4 डायमेंशन में स्टोर कर रहे हैं। सो ये थोड़ा ट्रिकी होता है स्टोर करना, कैसे बेटर स्टोर करना है। कुछ अगर इसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने एक बार बोला था SPOJ करके एक साइट है, वहाँ पे देखिएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। सो कैसे करते हैं प्रोसीजर, फर्स्ट चेक if problem is previously solved or not। If solved, then return it, otherwise compute it। ठीक है, सो देखिए कोई भी जैसे सब प्रॉब्लम्स है, जैसे यहाँ पे T4 के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो पहले T3 कॉल होगा। ठीक है, अब T3 कॉल हुआ तो यहाँ पे T2 कॉल होगा उसके बाद। सो ये T2 जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें कॉल होंगी, फिर वापस से ये T2 के पास आएंगे तो हम देखेंगे कि T2 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम कहीं स्टोर कर रखेंगे
कर रखे हुए होंगे, वहाँ से लुकअप करेंगे, दिखेगा कि ये स्टोर्ड है तो हमको रिटर्न करना है। सो हमको स्टार्टिंग में ही इधर ही कहीं ये लाइन के ऊपर ही कहीं पे वो कोड लिखना होगा, वो डिसीजन लिखना होगा। सो ये याद रखने वाला जो है ना, इसको मेमोराइजेशन बोलते हैं। सो इसका भी लिख देते हैं, वी से दैट recursive procedure has been memoized that is it remember the result of previously computed subproblem. Previously computed subproblem। ठीक है। सो ये हो गया शॉर्ट नोट्स टॉप डाउन पे। ऐसे एक 2-3 लाइन बॉटम अप पे भी लिख लेते हैं ताकि जब नोट रिव्यू करें तो ध्यान में रहे। बॉटम अप। देखिए ये हमेशा ऑब्वियस नहीं होगा कि आप ये डिफाइन, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग आप डिफाइन कर रखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 2 पैरामीटर इन्वॉल्व होता सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम को, सो एस ऑफ 2 1 सपोज 2 पैरामीटर है, तो आप एस ऑफ 2 1 एंड एस ऑफ 1 2 में ऑर्डरिंग आप नेचुरली ऑर्डरिंग डिफाइंड नहीं है अगर ये दो सब प्रॉब्लम्स हैं तो। सो इन दैट केस आपको अपने से कुछ ना कुछ, मतलब सोच के कुछ ना कुछ मेथड्स निकालने पड़ेंगे। बट यहाँ वी आर लकी एट दिस टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, नेचुरल ऑर्डरिंग है। हमें पता है कि सबसे छोटा सब प्रॉब्लम्स जो है वो आर, मतलब वो P0 लिखते हैं, P1 वो ऊपर वाला P, ये P में अंतर है, ये प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं P1 देन P2 P3 ऐसा है, ये प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, SP लिखते हैं, सब SB सब प्रॉब्लम्स, 0 सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 2 ऐसा है। सो ये दिख रहा है कि ये 0 है देन 1 है, ये बड़ा होगा, ये 2 है ये और बड़ा होगा। सो ये नेचुरल ऑर्डरिंग हमको दिख रहा है, बट हमेशा ऑब्वियस नहीं होगा। सो इसलिए ये बहुत ट्रिकी है और सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं अपने रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो हम लोग काफ़ी देखेंगे, मतलब इसके बाद हम लोग नैपशैक देखेंगे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस देखेंगे। होपफुली इतना करने के बाद आपको कंफर्ट आ जाएगा और आप इसका कोड अच्छे से लिख पाएंगे। वी डिफाइन समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हेलो? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि आप रिलेट कर पा रहे होगे दो, ये दूसरा एल्गोरिदम है रॉड कटिंग का। पहला वो फिबोनाची वाला प्रॉब्लम किए थे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जस्ट बोले थे, आज नोट कर ले रहे हैं। और इसमें भी क्या बोलते हैं, रॉड कटिंग में भी ये सारी चीज़ें आएंगी, तो मतलब नोट कर लेना अच्छा है। सो वी डिफाइन दी सब प्रॉब्लम्स according to the size and solve a smaller problem first.
सो अब इसमें फ़ायदा क्या है कि जो स्मॉलर प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, सो कोई भी बड़ा प्रॉब्लम का प्री रिक्विजिट्स तो स्मॉलर ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो इन दैट केस वो तो सॉल्व हो ही चुका है, सो हमको बस लुकअप करना होगा। सो ईच problem's prerequisites are already solved because it is smaller problem। प्रीरिक्विजिट्स तो जो प्रॉब्लम है उससे स्मॉलर ही होगा, स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है। बस यही 2 लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट जो उस दिन किसी ने क्लास में पूछा था, ठीक है, कि बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हर हाल में सेम होगी। सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सो एक लाइन इस पे भी लिख लेते हैं, मे भी कभी गेट एग्जाम या कभी कुछ कोई एग्जाम हो उसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछे। सो बोथ टू अप्रोच yields same running time except when the recursion does not call all sub problems। सो ये तो बोल रहा है कि इस हिसाब से रिकर्सिव समवॉट कुछ सेंस में कभी बेटर हो सकता है, मतलब टॉप डाउन जो है वो बेटर हो सकता है बॉटम अप से, ठीक है। बॉटम अप में बेसिकली हम लोग लूप यूज़ करते हैं, वहाँ पे रिकर्सन यूज़ नहीं करते हैं। टॉप डाउन में हम लोग रिकर्सन यूज़ कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। नैपसैक प्रॉब्लम जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा उसमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए अलग ही अप्रोच है। बॉटम अप में क्या है ना, बॉटम अप अप्रोच में वहाँ पे ना वो रिकर्सन कॉल हो रहा है। तो आप लोग स्टैक और ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे सी प्रोग्रामिंग में भी। ये रिकर्सन जो है ना, जैसे जब ये रिकर्सन कॉल होगा तो जो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसके इंफॉर्मेशन को स्टैक में स्टोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग इस सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ रहे होंगे। तो होता क्या है कि जैसे ये इंस्टेंस पे कॉल हुआ, ठीक है, ये इंस्टेंस पे कॉल हुआ तो मेमोरी में फॉर दिस एन ये प्रोग्राम लोड हुआ है। सो जब ये n माइनस आई हो रहा है, सो इसके जो भी इंफॉर्मेशन होंगे या इसके भी जो भी वेरिएबल्स होंगे जो लोकल होंगे इस n के लिए, वो जो है ना स्टैक में स्टोर होगा। और वापस से जब ये इसका स्कोप मतलब आएगा, ये वापस से जब आएगा, जैसे ये कॉल हुआ ना pn से ये कॉल हुआ तो वापस से यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन एक बार ये एंड होगा तो इसके नीचे वापस आएगा ना, जहाँ पे फिर से वापस इस पर्टिकुलर एन का स्कोप होगा। इन दैट केस स्टैक में जो स्टोर किए उसको वापस से लोड करेगा मेमोरी में। सो ये जो लोडिंग का ओवरहेड है ना, ये रिकर्सन में ज़्यादा होता है, लोडिंग का ओवरहेड। और ये स्टैक क्यू जो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो, तो स्टैक एक्चुअली सिस्टम्स यूज भी करते हैं, पढ़ेंगे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो बॉटम अप, आप मेरी बात समझे ना, हम बोल रहे हैं कि जैसे ये प्रोसीजर P मतलब x एंड n है सपोज। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल का वैल्यू है x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, एंड z इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे फिर से हम p ऑफ x एंड n माइनस 2 कॉल कर लिए, मान लिया, ठीक है। सो
ये सारे वेरिएबल जो हैं इसके जो जब ये वापस से कॉल हुआ, तो जब वापस से कॉल होगा तो इसमें जो ओरिजिनली वैल्यूज होंगे वो तो इस पर्टिकुलर n के लिए है, अभी n-2 वैल्यू हो गया वो, ठीक है। तो ये तो ओवरराइट हो जाएगा अगर हम सेम वेरिएबल यूज करेंगे, ये इसके स्कोप में है। तो जब n-2 के लिए कॉल करेंगे ये सारी चीजें हमको कहीं स्टोर करनी पड़ेंगी। तो ये ठीक है, ताकि वापस से जब इसका स्कोप आए, इसका इस n का स्कोप आए, मतलब ये नीचे वाला सेक्शन जब एग्जीक्यूट हो, नीचे वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होना बंद हो, मतलब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। रिकर्सन है ना, सो यहाँ से ये कॉल किया, ये ऐसे चला, ये फिर इसको कॉल करेगा, फिर ऐसे आएगा, इसको कॉल करेगा। जब तक एग्जिट नहीं होता है तब तक वापस से इसका वाला एग्जिट हुआ तो ये n-2 से एग्जिट होके वापस n का कॉल आएगा। तो उस टाइम हमको वो वेरिएबल का वैल्यूज चाहिए होगा हमको मेमोरी में। तो इन दैट केस वी हैव टू स्टोर समवेयर। समझ में आई बात आपको? हम जो बोल रहे हैं अभी समझ पाए? यस यस सर। ठीक है। बॉटम अप अप्रोच हैज better constant factor due to less overhead of procedure call, वही प्रोसीजर कॉल मतलब फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल का जो ओवरहेड होगा, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो उस फंक्शंस के वेरिएबल्स और वो सबको हमको स्टोर करना पड़ता है ताकि उसका वापस से एग्जीक्यूशन हो तो हम उसको यूज कर सकें कॉल, ठीक है। तो ये जो समझाएं इसका ये लाइन। अब हम कोड लिखते हैं। लैब है अभी आप लोग का? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ क्लास। हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ क्लास। अच्छा क्लास है। तो हम Yes, कोड sir. लिखते हैं अभी। तो आज दूसरा क्लास था, 2 क्लास में भी नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, क्लास है तो नहीं ले सकते ना।